हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी, जो कभी मेरी मित्र और फिर प्रेमिका रह चुकी है, उसके साथ मेरा प्यार समय के साथ और अधिक मजबूत होता गया है। आज हम दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे जीवन को एक नया आयाम दिया है। बात उस समय की है जब मैं रोजगार के लिए पहली बार मुंबई जैसे बहुत बड़े शहर में गया। मैं वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर के रूप में चुना गया था। एक छोटे से कस्बे का रहने वाला लड़का जब किसी बड़े शहर में जाता है तो उसके मन में हर घड़ी एक उत्सुकता बनी रहती है उस शहर और वहां की सारी बातें जानने की। यही मेरे साथ भी हुआ। मेरे ऑफिस का समय सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक का था। गर्मी के मौसम में दिन वैसे भी बड़ा लगता है और वहां मेरा कोई साथी दोस्त भी नहीं था जिसके साथ हंस बोलकर कुछ समय काटा जा सके। ऑफिस में नया था तो वहां भी अभी किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि वो ये कि मेरा जो घर था वहां से समुंदर देव बहुत दूर नहीं थे। तो मैं अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद टहलते हुए समुंदर की तरफ चला जाता था। चूंकि हफ्ते के शनिवार और रविवार को ऑफिस बंद रहता था तो उस दिन कुछ ज्यादा देर तक वही समय बिताया करता था। शाम को समुंदर की रेत ठंडी हो जाती थी तो नंगे पैर बहुत देर तक ऐसे ही रेत पर चलता रहता था। कभी थक जाता था तो वही रेत पर ही बैठ जाता था। वहां बैठकर समुंदर के उतार चढ़ाव और लोगों को देखते हुए मेरा अच्छा समय व्यतीत हो जाता। चौपाटी पर घूमते हुए शाम कैसे निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। मैं लगभग रोज ही यहाँ आने लगा था। अब तो समुंदर किनारे की एक एक चीज को जानने लगा था। लोगों के शोरगुल को सुनकर कब शाम रात में बदल जाती थी पता ही नहीं चलता। इधर कुछ दिनों से मैं एक बात पर गौर कर रहा था। एक लड़की मुझे किनारे की रेत पर बैठी हुई दिखाई देती थी। ऐसे तो बहुत सी लड़कियां वहां होती थी जो खूबसूरत और आकर्षक भी थी, लेकिन इस लड़की में कुछ ऐसा था जो मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ चला जाता था। वो लड़की रेत पर बैठी हुई लगातार समुंदर को देखती रहती थी। ऐसा लगता था कि समुंदर से कुछ पूछना चाहती हो। उसकी आंखों में एक उदासी भरी खामोशी नजर आती थी। मुझे अब उस लड़की में दिलचस्पी बढ़ रही थी। मैं उसे छुप छुप के बस देखता ही था, लेकिन अब इसे मेरे संस्कार कहिए या मेरे मन का डर, मैं उसे दूर से ही देखने के लिए बाध्य था। उसकी उदासी का कारण अब तक नहीं जान पाया था। एक दिन मेरा ऑफिस कुछ जल्दी बंद हो गया तो मैं घर के लिए चल पड़ा। कुछ देर बाद मैं अपने पसंदीदा स्थल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर देखा कि खूब चहल पहल थी। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या है जो हमेशा से ज्यादा भीड़ है आज। दिमाग पर जोर दिया तो पता चला कि आज तो वैलेंटाइंस डे, प्रेमियों का दिन। वहां बहुत से लड़के और लड़कियां जो शायद प्रेमी प्रेमिका होंगे एक दूसरे का हाथ थामे किनारे पर टहल रहे थे। मेरे मन में हंसी आ गई। थोड़ी दूर नजर गई तो देखा कि वो हमेशा मुझे दिखने वाली लड़की वहां पहले से थी। आज तो वो पहले से भी ज्यादा परेशान लग रही थी। आज मैंने ठान लिया था कि उससे बात करके रहूंगा। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास गया और वहीं रेत पर ही बैठ गया। अब साफ पता चल रहा था कि वो रो रही थी। मैंने आज ध्यान से उसको देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। तीखे नए नक्श और हल्का सांवला रंग बहुत ही मनमोहक था। बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए थे उसने, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही थी। साफ सीधे शब्दों में कहे तो ऐसी थी कि कोई भी उस पर मोहित हो जाए। लेकिन अब मैं उसके रोने की वजह जानना चाहता था। बहुत हिम्मत जुटाकर बोला, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? वो डर गई और जल्दी से अपने बहते आंसुओं को पोंछ लिया और सहज होने का दिखावा करने लगी। मैं फिर से बोला, प्लीज मुझे गलत नहीं समझिएगा। मैं आपको कई दिनों से देख रहा था, आप बहुत परेशान हैं
और आज आपको रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। वो मेरी तरफ अचरज से देख रही थी। पता नहीं क्या हुआ, वो उठकर जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस पलटी और मेरे से थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गई। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। धीरे धीरे उसने मुझे बताना शुरू किया, मेरा नाम रागिनी है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं रोजगार के लिए आई हूँ। मेरे पिताजी का कपड़ों का बिजनेस था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था जीवन में। फिर पता नहीं नियति को क्या सूझा कि सब कुछ बदल गया। पिताजी का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया और हमारे बिजनेस पर हमारे पिताजी के ही एक मित्र ने कब्जा करके हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी माँ और मेरा छोटा भाई जो अभी 15 साल का है, मेरे पिताजी की बनवाई कोठी में रहते हैं। लेकिन पिताजी जब तक थे सब कुछ अच्छा था। उनके दुनिया से जाते ही सभी सगे संबंधियों का व्यवहार हमारे प्रति बदल गया। जायदाद के नाम पर पिताजी की कोठी ही है बस हमारे पास। माँ हम दोनों भाई बहन के लिए सब सहते हुए जी रही है अपनी जिंदगी। लेकिन मुझे अपनी माँ की बेबसी बहुत तकलीफ देती थी। आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था। इसीलिए जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, रोजगार के लिए आवेदन करने लगी। मैं जल्द से जल्द अपने परिवार की तकलीफों को दूर करना चाहती थी और फिर उसी समय मुझे मुंबई की इस कंपनी का ऑफर मिला। मैंने तुरंत ही कंपनी के ऑफर को स्वीकार कर लिया और यहाँ आ गई। मुझे माँ और भाई की बहुत याद आती है। मैं हर महीने माँ और भाई के लिए पैसे भेजती थी, लेकिन पिछले महीने से मेरी कंपनी ने किसी को भी तनख्वाह नहीं दिया है। शायद कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हो गई है। मैं 2 महीने से घर पर पैसा नहीं भेजी हूँ। वैसे तो माँ कुछ नहीं कहती है, लेकिन मुझे पता है वो बहुत परेशान होगी। आज दोपहर में माँ से फोन पर बात हो रही थी तो मुझे बता रही थी कि भाई की पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए इस बार, और माँ की बातों से लग रहा था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ मेरी कोई सहेली या दोस्त भी नहीं है जिससे मदद ले सकूं। बस यही सब सोचते हुए आज खुद पर काबू नहीं रख पाई और रो पड़ी। पता नहीं किस भावना से वशीभूत होकर मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इतना सब बताकर वो चुप हो गई। उसकी बातें सुनकर मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। वो हिचक रही थी और बोली नहीं नहीं, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ। लेकिन मेरे दृढ़ निश्चय के सामने वो झुक गई और संकोच से भरी धीरे से बोली कि लगभग 20,000 की जरूरत है। मैं बोला चलो मेरे साथ। वो फिर कुछ सोचकर रुक गई। तब मैंने कहा कि देखो, इंसान का विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हें मेरे पर विश्वास ना हो तो रहने दो, साथ में चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो पता नहीं क्या सोचकर मेरे साथ चल दी थी। हम दोनों मेरे घर आए। अब संकोच करने की बारी मेरी थी, क्योंकि मेरा घर व्यवस्थित नहीं था। मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा था। रागिनी मेरे एक कमरे और किचन वाले घर को उत्सुकता से देख रही थी। वो मेरी झेप को समझ रही थी। शायद तभी बोल पड़ी, देखिए ना, आपने मेरी पूरी कहानी सुन ली और मैं हूं कि अभी तक आपका नाम भी नहीं जान सकी। मैंने हंसते हुए बताया कि मेरा नाम विनय तिवारी है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में माँ, पिताजी, एक छोटी बहन और मेरे दादाजी हैं। मैं भी शहर में रोजगार के लिए ही आया हूँ। मुझे ध्यान आया कि मुझे उसको चाय पिलाना चाहिए। एक तो वो पहली बार मेरे घर में आई थी, उस पर सर्दी की शाम चाय तो पीनी ही चाहिए। मैं किचन में चला गया और चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया। तभी पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पास ही खड़ी थी। फिर मेरे से बोली, आप रहने दीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। और मैं ये सोच रहा था कि क्या है ये। कभी मैं इस लड़की को छुप छुप के देखता था और आज ये मेरे घर में मेरे लिए चाय बना रही है। मैं कमरे में तख्त पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो चाय लेकर आई और हम बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पीने लगे। चाय खत्म करने के बाद मैं अपने बैग से अपना चेकबुक निकालकर अपने हस्ताक्षर करने के बाद उसको दे दिया
और बोला कि ये रखो और जब तुम्हारे पास हो तो लौटा देना। मेरा दिया हुआ चेक लेते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिर झुकाए हुए धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। उस समय ये रकम बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसकी मदद करके अच्छा लगा। अगले दिन मैं फिर से समुद्र किनारे गया, लेकिन आज रागिनी मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मैं उससे मिलने के लिए परेशान हो गया था। उस दिन मैंने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं बहुत देर तक उसकी राह देखता रहा, लेकिन वो नहीं आई। अंधेरा होने लगा था तो मैं अपना उदास मन लिए घर आ गया। उसके बाद से बहुत दिनों तक मैं रोज ही समुद्र किनारे जाता था और उसको ढूंढता रहता था, लेकिन उस दिन के बाद से वो कहीं नहीं दिखाई दी। मैं थककर अब उम्मीद छोड़ दिया कि लगता है अब वो नहीं मिलेगी। पता नहीं क्या था उसके चेहरे में कि एक बार देखने के बाद से अब और कुछ देखने का दिल नहीं करता था। एक कशिश सी थी उस चेहरे में कि मैं बंध सा गया था। मुझे और कोई चेहरा अच्छा ही नहीं लगता था। मैं अभी भी शाम होते ही उस जगह पर चला जाता था जहां मैं पहली बार रागिनी से मिला था। वो फिर मुझे कहीं नहीं मिली। मैं समुद्र की रेत पर उसका नाम लिखता था और फिर थोड़ी देर में कोई लहर आती और उस नाम को लेकर चली जाती थी। मैं अब मायूस हो गया था और उससे मिलने की उम्मीद खोने लगा था। मेरा मन किसी अनजानी आशंका से घिर गया था। मुझे लगता था कि रागिनी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। आखिर क्यों नहीं वो मुझसे मिलने आती है। मेरा मन अब वहां नहीं लग रहा था। घर पर बात होती थी तो माँ ने शायद मेरी उदासी को महसूस किया और मुझे घर बुलाने लगी। फिर छोटी बहन से बात हुई तो पता चला कि माँ ने मेरी शादी के लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं बहाने बनाने लगा कि मुझे घर ना जाना पड़े, लेकिन कब तक मैं माँ को मना करता। एक न एक दिन तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर मैं घर जाने की तैयारी करने लगा। घर जाने के एक दिन पहले मैं उदास मन से फिर किनारे बैठा हुआ समुद्र की लहरों को देख रहा था। उस दिन मेरा मन बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर धीरे धीरे सूरज समुद्र में समाता जा रहा था और अंधेरा घिरने लगा था। तभी लगा कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। मेरे सामने रागिनी खड़ी थी, वही रागिनी जिसके लिए मैं पागल हो रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं दौड़कर उसको गले से लगा लिया। कुछ देर बाद मुझे वास्तविकता का एहसास हुआ और मैं झेंप सा गया। वो भी थोड़ी असहज हो गई थी। मैंने एक सांस में उससे कई सवाल पूछ लिया कि अब तक कहाँ थी, मिली क्यों नहीं इतने दिनों से, और इतनी कमजोर क्यों लग रही हो आदि। वो पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर अपने पर्स में से एक लिफाफा निकालकर मुझे देते हुए बोली, बीने जी, ये आपके पैसे जो आपने मुझे उस समय दिया था जब मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस दिन आपके घर से जब गई तो माँ का फोन आया था कि बेटा तुम घर आ जाओ। असल में माँ मेरी शादी के लिए कोई लड़का देखी थी और चाहती थी कि मैं भी उसको देखकर पसंद कर लूं। मैं माँ के पास घर चली गई थी। मेरे जाने के अगले ही दिन लड़के वाले मुझे देखने आए थे। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनकी नजर मेरे पिताजी की कोठी पर थी। फिर उन लोगों ने मेरी माँ से कहा कि एक ही बेटी है तो आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगी। माँ उनका इशारा समझ गई और बोली कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, बस यही है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा जो आपको दे सकती हूँ। फिर वो बोले कि बहन जी, एक घर तो है ना। मैं उनका आशय समझ गई थी और उसी समय फैसला कर लिया कि मैं इन लालची लोगों के घर शादी करके कभी नहीं जाऊंगी। अगले दिन मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो रही थी तो मुझे जोर से चक्कर आया और मैं गिर गई। सब मुझे अस्पताल ले गए तो जांच के बाद पता चला कि मुझे पीलिया हो गया था। फिर मैं करीब 1 महीने अस्पताल में ही रही और जब घर आई तो इतनी कमजोर हो गई थी कि माँ ने आने नहीं दिया। अब थोड़ा स्वास्थ्य सही हुआ तो खुद को रोक नहीं पाई और आ गई।
मुझे अच्छे से याद था कि आपका पैसा आपको लौटाना है। विनय जी, आपने मेरी मदद ही नहीं की बल्कि मुझ पर विश्वास भी किया और मैं इतने अच्छे इंसान का विश्वास नहीं तोड़ सकती थी। तभी तो सबसे पहले मैं आपको मिलने आई। मैं उस स्वाभिमानी लड़की के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, तो मैंने पैसे ले लिए। अब अच्छी खासी रात हो चुकी थी और फिर वो भी थकी हारी कितने दूर से आई थी। मेरे कहने पर हम एक ढाबे पर खाना खाने गए। खाते हुए उसने मुझे बताया कि बीमारी की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। अब वो फिर से प्रयास करने के लिए आई थी इस शहर में। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अगले दिन की मेरी टिकट थी मेरठ जाने की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। शायद मुझे रागिनी से प्यार हो गया था और मैं उसे लेकर सपने देखने लगा था। बहुत हिम्मत करके बोला कि आप इतने दिनों से आप नहीं दिखाई दी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ढूंढा आपको मैंने, लेकिन जब आप नहीं मिली तो मैं बिल्कुल निराश हो गया था। और आज आपको अचानक अपने सामने देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रहा था। मुझे गलत नहीं समझना, लेकिन शायद मैं आपको चाहने लगा हूँ। इतने दिनों से मैं आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे अपने पैसों का नहीं बल्कि आपका इंतजार था। वो बिना कुछ कहे सिर झुकाए मेरी बात सुन रही थी। कुछ रुककर मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, प्लीज रागिनी, कोई दबाव नहीं डाल सकता हूँ आपके ऊपर। आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। शायद वो असमंजस की स्थिति में पड़ गई थी, तभी तो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मैं उसकी मनोदशा समझ रहा था। मैंने उसको बताया कि कल शाम को मैं अपने घर जा रहा हूँ। शायद घर वाले मुझे किसी लड़की से मिलने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मैं अब क्या कहूँ। कुछ कह नहीं सकता हूँ कि मैं क्या और कैसा महसूस कर रहा हूँ। काफी देर तक हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ बात नहीं की। एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। रात अब बढ़ रही थी तो मैंने कहा कि चलो आपको आपके हॉस्टल तक छोड़ दे रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर मेरे साथ चल दी। हॉस्टल में पहुंचकर भी हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ बात नहीं की। मैं पलटकर जाने लगा तो उसने धीरे से बस इतना ही पूछा कि अब कब मिलेंगे। मैं उसके ये पूछने पर मुस्कुरा दिया और बोला कि 4 दिन बाद हम फिर वहीं मिलेंगे। मैं अगले दिन घर चला गया। वहां पहुंच के पता चला कि घर में मेरी शादी के लिए सच में मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन मैं माँ को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि मुझे कुछ समय चाहिए इसके लिए। मैं इसके लिए दिमागी रूप से तैयार नहीं था। माँ ने मेरी खुशी के लिए मेरी बात मान ली और मैं वापस मुंबई आ गया। ठीक चौथे दिन मैं नियम समय पर पहुंच गया जहां मैंने रागिनी से मिलने का वादा किया था। वहां पहुंचकर देखा कि वो आज पहले ही वहां पहुंचकर रेत पर बैठी थी। मैं कुछ दूरी से उसको देखने के लिए खड़ा हो गया। वो चुपचाप बैठी हुई समुंदर की आती जाती लहरों को शून्य भाव से देख रही थी। इस समय वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने नीली जीन्स पर सफेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। बाल कंधे से नीचे खुले हुए थे। आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। अब मैं बहुत देर तक उससे दूर नहीं रह सकता था। पास में जाके धीरे से बैठ गया। उसने अपनी जल्दी से अपनी नजर घुमाई और फिर मुझे देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। धीरे से मुस्कुराई और बोली, विनय जी, मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। मुझे एक दूसरी कंपनी में काम मिल गया है और यहाँ सब कुछ ठीक है। मेरे भाई को भी उसके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और माँ की तबीयत भी अब पहले से अच्छी हो गई है। और बिना रुके सब कहती जा रही थी। फिर कुछ सोचकर एकदम से चुप हो गई और अपने हाथ को जोड़कर बोली, माफ करिएगा, मैं ही बोले जा रही हूँ, आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ। मैंने कहा कि अच्छा किया, क्योंकि मैं भी बस आपको ही सुनना चाहता था। फिर उसको कुछ याद आया तो बोली कि आप तो लड़की देखने के लिए गए थे, कुछ बात बनी क्या? मैं बोला, नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी तो बात वही खत्म हो गई।
अब हम रोज ही मिलने लगे। किसी दिन जो नहीं मिल पाते तो मन बेचैन हो जाता था। ऐसे ही खुशनुमा रंग में रंगी हुई जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गए और एक नया साल आ गया और मेरा उसके लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब तो लगता था कि वो भी मेरे बिना नहीं रह पाती थी। उस दिन भी तारीख 14 फरवरी ही की थी। मैं अपने हमेशा वाले समय पर पहुंच गया था किनारे। थोड़ी देर बाद वो भी आ गई थी। आज तो वो बला की खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग का पटियाला सलवार पहने हुए थी और बालों की चोटी बना रखी थी। मेरे सामने आई तो मैं एक पल के लिए उसको देखता ही रह गया। वो हंसने लगी तो मैं चौंक पड़ा और मुझे याद आया कि मुझे उसको कुछ देना था। मैं अपने साथ लाए पैकेट में से एक लाल गुलाब का फूल निकालकर उसके सामने करके बोला, रागिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम्हें भी मेरा प्यार स्वीकार है तो इस फूल को लेना, नहीं तो मैं इसको यही रेत पर फेंक देना। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने धीरे से फूल मेरे हाथ से लेकर उसको अपने माथे से लगा लिया और बोली कि विनय जी, मुझे आपका प्यार मंजूर है। अब मैंने खुशी से उसको अपने गले से लगा लिया और फिर जो सोने की अंगूठी उसके लिए लाया था उसकी उंगली में डाल दिया। वो शर्मा गई। फिर हमने एक दूसरे का हाथ थामे हुए वो पूरी शाम बिताई। ये वही दिन था जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे। वैलेंटाइन डे, प्यार के इजहार का दिन। दोनों ने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। चूंकि हम दोनों ही ब्राह्मण थे इसलिए दोनों के घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन के बाद हम परिणय सूत्र में बंध गए। अब हम साथ थे हमेशा के लिए। मैं जब शादी के बाद पहली बार उससे मिला तो बोला कि रागिनी, आज का दिन कितना शुभ है। हम आखिर में आज एक हो ही गए। वो धीरे से बोली, नहीं, शुभ तो हमारे लिए 14 फरवरी का दिन था जब हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। मैंने भी सहमति से सिर हिला दिया और बोला, सच में वैलेंटाइन डे हमारे लिए शुभ हो गया। आज हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और हमारे प्यार की बगिया में से एक फूल भी आ गया है, हमारा बेटा। आज हम अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और हमारा प्यार और भी घनिष्ठ हो चुका है। कौन कहता है कि समय के साथ प्यार कम हो जाता है? हमारा प्यार तो बढ़ता ही गया है समय के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।